नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर में आपको बता दें, मध्य प्रदेश उपचुनाव के लिए संघ और खुफिया विभाग की रिपोर्ट से भाजपा में खलबली मच गई है। क्या है पूरी खबर आपको बताएंगे। वहीं दूसरी बड़ी खबर में आपको बता दें, एमपी उपचुनाव की चर्चाओं के बीच ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने ट्विटर प्रोफाइल से हटाया बीजेपी का टैग। जी हाँ, आपको इस खबर के बारे में विस्तार से बताएंगे। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें, अमित शाह की रैली से पहले बिहार एनडीए में खटपट है। भाजपा नीतीश कुमार को लेकर एनडीए के दिग्गज नेता ने बड़ा बयान दिया है। दोस्तों, क्या कुछ है पूरी खबर आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन इससे पहले अगर आपको भी लगता है कि क्या मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनाव में कांग्रेस 14 सीटें जीतकर सत्ता में वापसी करेगी या फिर क्या मध्य प्रदेश की सत्ता पर आसीन भाजपा बचे हुए 3 साल का कार्यकाल पूरा करेगी, अपनी राय कमेंट कर जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चलिए बढ़ते हैं पहली बड़ी खबर की तरफ। आपको बता दें, मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनाव को लेकर संघ और खुफिया विभाग की रिपोर्ट आई है, जिसमें भाजपा में खलबली मच गई है। जी हां, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में 24 सीटों पर होने वाले हैं और उपचुनाव को लेकर मध्य प्रदेश की सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। जहां एक तरफ कांग्रेस पार्टी इस उपचुनाव में ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने को लेकर लगातार अपनी मजबूत रणनीति बनाने में जुटी हुई है, वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में सत्ताहीन भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बचाने के लिए होने वाले उपचुनाव को लेकर तैयारियां तेज कर दी है। लेकिन इन सबके बीच ही संघ और खुफिया विभाग की 24 विधानसभा क्षेत्रों में पार्टी की जमीनी स्थिति को लेकर एक रिपोर्ट सामने आई है, इसमें भाजपा में खलबली मचा दी। मध्य प्रदेश की 24 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में कांग्रेस के साथ ही बसपा ताल ठोक रही है, वहीं भारतीय जनता पार्टी भी होने वाले उपचुनाव को लेकर ताल ठोक रही है। लेकिन इनमें भाजपा के सामने ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतकर सत्ता बचाने की चुनौती होगी। आपको बता दें, होने वाले उपचुनाव को लेकर 24 विधानसभा क्षेत्रों में पार्टी की जमीनी स्थिति को लेकर संघ और सरकार के खुफिया विभाग ने जो रिपोर्ट दी है, उनसे भाजपा में खलबली मचा दी। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि जनता के रुख के अनुसार यहाँ हार जीत के जो स्थितियां बन रही हैं, उसमें भाजपा 24 में से मात्र 7 सीटें ही पूर्णतया से जीतने की स्थिति में है और कई सीटों पर भाजपा के असंतुष्टों और बसपा के मैदान में कूदने से चतुष्कोणीय मुकाबले के हालात हैं। संघ और खुफिया विभाग की रिपोर्ट में जिन सीटों पर भाजपा की जीत की संभावना बताई गई है, उसमें कसाना की सुमावली, मेहगांव, ग्वालियर, डबरा, अनूपपुर, आगरा और दत्ती गाँव की बदनवार सीटें शामिल है। वहीं 17 सीटों पर कांटे के मुकाबले की संभावना बताई गई है। संघ को सौंपी गई रिपोर्ट में कांग्रेस के कब्जे में रही जौरा, मुरैना, ग्वालियर सहित 16 सीट पर भाजपा की स्थिति चिंतनीय है। रिपोर्ट में इसके पीछे का कारण यह बताया गया कि इन क्षेत्रों में उम्मीदवार के खिलाफ माहौल है। आपको बता दें कि पिछले दिनों मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने यह दावा कर चुके हैं कि हम मध्य प्रदेश में होने वाले 24 सीटों पर उपचुनाव में से 20 से 22 सीटें जीतेंगे और फिर देखेंगे कि मध्य प्रदेश में कैसे शिवराज सरकार रह पाएगी। दरअसल एमपी में होने वाले उपचुनाव के नतीजे से ही तय होंगे कि प्रदेश में किसकी सरकार होगी। चुनाव के नतीजे जिसके पक्ष में आएंगे वही एमपी में राज करेगा। कांग्रेस फिर से सत्ता में वापसी के लिए उपचुनाव को सुनहरे मौके के रूप में देख रही है। यह सुनहरा मौका हाथ में तभी आएगा जब उपचुनाव वाले सीटों से कांग्रेस के उम्मीदवार जीत कर आएंगे। बढ़ते हैं दूसरी बड़ी खबर की तरफ। आपको बता दें, एमपी उपचुनाव की चर्चाओं के बीच ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने ट्विटर प्रोफाइल से बीजेपी टैग हटा दिया है। जी हाँ, आपको बता दें, मध्य प्रदेश में अगले कुछ महीनों में होने वाले उपचुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में जहां सियासी घमासान जोरों पर, वहीं कहा जा रहा है कि प्रदेश में बीजेपी को बड़ा झटका लग सकता है। कहा जा रहा है कि पिछले दिनों कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने ट्विटर अकाउंट से बीजेपी शब्द हटा लिया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने ट्विटर अकाउंट से बीजेपी शब्द हटाकर इसकी जगह पब्लिक सर्वेंट लिखा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा कथित अपने ट्विटर अकाउंट से बीजेपी शब्द हटाकर पब्लिक सर्वेंट लिखने के बाद चर्चा बाजार गर्म हो गया है। लोग तरह तरह के कयास लगा रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ट्विटर प्रोफाइल की चर्चा जोर जोर से हो रही है। सोशल मीडिया पर उनके ट्विटर प्रोफाइल से बीजेपी हटाने की चर्चा पर जंग छिड़ी हुई है। दरअसल कुछ मीडिया रिपोर्ट्स का कहना है कि कुछ महीने पहले कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ने वाले कद्दावर नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कथित तौर पर अपने ट्विटर अकाउंट से बीजेपी शब्द को हटा दिया है। इसकी जगह उन्होंने पब्लिक सर्वेंट लिखा है। हालांकि कुछ की माने तो सिंधिया कभी भी अपनी ट्विटर प्रोफाइल में बीजेपी का जिक्र किया ही नहीं था। उन्होंने हमेशा खुद को पब्लिक सर्वेंट ही बताया है। वहीं दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि उन्होंने बीजेपी शब्द हटा लिया है। बहरहाल इस चर्चा पर बीजेपी या खुद सिंधिया की तरफ से अभी किसी तरह का प्रक्रिया नहीं आया है। आपको बता दें कि बीजेपी ने उपचुनाव में ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थक सभी 22 विधायकों को टिकट देने का वादा किया है, लेकिन इसमें परेशानी आ रही है। कई सीटों पर पार्टी को अपने पुराने नेताओं की बगावत देखने को मिल रही है। हाट पिपल्या में दीपक जोशी हो या फिर ग्वालियर पूर्व में कांग्रेस में शामिल हो चुके बालेंदु शुक्ला, पार्टी के लिए अपने नेताओं को मानना मुश्किल हो रहा है। कुछ सीटों पर सिंधिया समर्थक पूर्व विधायक की जीत को लेकर सहज भी बातें सामने आ रही। वहीं सिंधिया और उनके समर्थक की तरफ
तरफ से अभी तक किसी तरह के असंतोष की खबर सामने नहीं आई, लेकिन दबी जुबान में लोग सिंधिया को कमतर आंकने की बात कर रहे हैं। यदि सिंधिया प्रोफाइल से भाजपा हटाने के दावा सच है तो इसे सिंधिया का राजनीतिक दबाव माना जा सकता है, खास तौर से इसलिए क्योंकि कांग्रेस से पहले इन्होंने अपनी प्रोफाइल से पार्टी का नाम हटा लिया था। वहीं बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आपको बता दें, अमित शाह की रैली से पहले बिहार एनडीए में खटपट। जी हां, आपको बता दें, केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता अमित शाह की रविवार को शाम बिहार में डिजिटल रैली है। इसके जरिए अमित शाह पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच चुनावी आगाज करने जा रहे हैं और उन्हें बूथ लेवल तक तैयारी करने का संदेश देने जा रहे हैं। लेकिन इस बीच बिहार एनडीए के एक बड़े घटक दल लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने एक बयान देकर खलबली मचा दी। लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने शुक्रवार को बिहार की राजनीति में अपने एक बयान में बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए का नेतृत्व किसके हाथ में होगा यह भाजपा तय करेगी कहकर फिर से अटकलों का बाजार तेज कर दिया है। इस बयान के कई अर्थ दिल्ली से पटना तक निकाले जा रहे हैं। बिहार एनडीए के कई नेताओं का कहना है कि भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री रविवार की शाम को डिजिटल रैली के माध्यम से पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करने जा रहे हैं, जिसमें नीतीश के नेतृत्व पर मुहर लगाना एक औपचारिकता मात्र है। ऐसे में एक बयान आना बेतुका लगता है। दूसरी तरफ कुछ नेता मानते हैं कि चिराग ने यह बयान जानबूझकर भाजपा के इशारे पर दिया है। जहां एक और वह भाजपा के पीछे खड़ा दिखना चाहते हैं, वहीं इस बयान से उन्होंने सार्वजनिक कर दिया है कि सीट शेयरिंग में अपनी पार्टी की हिस्सेदारी में अब नीतीश से नहीं बल्कि भाजपा के साथ मिलकर बैठकर तय करेंगे। वहीं बिहार भाजपा के वरिष्ठ नेता का कहना है कि चिराग पासवान अपने पिता की तरह हैं, जो लोकसभा चुनाव तक एक अच्छे सहयोगी के रूप में बर्ताव करते हैं, लेकिन एक बार जीत जाने के बाद विधानसभा चुनाव के विपक्ष के बजाय अपने सहयोगी के खिलाफ मोर्चा खोलकर बैठ जाते हैं। चिराग के बयानों से भी साफ है कि उनका अधिकांश समय नीतीश कुमार को घेरने से ज्यादा रहता है। चिराग शायद इस बात को भाप लिया है कि विधानसभा में भाजपा और नीतीश मिलकर उन्हें दरकिनार न कर दें, तो वे ऐसी पैतरेबाजी करते रहते हैं। हालांकि वो ये मानते हैं कि अरुण प्रकरण में नीतीश कुमार की छवि उनके दाव के बावजूद धूमिल हुई है और पूरे देश में उनकी एक नई छवि एक कमजोर नेता के रूप में बनी हुई है, जो अपने लोगों से या मीडिया से संकट के समय में बात करने में कोई रुचि नहीं रखती, बल्कि उनकी ज्यादा रुचि अपने पार्टी के विभिन्न प्रकोष्ठों के नेताओं और जिलाध्यक्षों से बातचीत करने में होती है। बिहार भाजपा के नेता कहते हैं कि ये सब उनकी पार्टी के राज्य अध्यक्ष को शोभा दे सकता है, लेकिन नीतीश का कदम खुद उनकी अपनी छवि के लिए आत्मघाती रहा है। जनता दल यूनाइटेड के नेता कहते हैं कि चिराग जो भी कहे, बिहार में एनडीए का जहां तक सवाल है तो खुद अमित शाह हो या सुशील मोदी जैसे वरिष्ठ नेता हो, उन्हें बार बार इस संबंध में साफ किया है कि चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। जहां पर ये सारे मुद्दे हैं, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और नीतीश कुमार के बीच का मामला है। उसे कोई सहयोगी दल, एक नेता एक बयान में नहीं बदल सकता। आपको बता दें कि इस साल के अक्टूबर नवंबर तक बिहार के 242 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने वाले हैं। इससे पहले प्रदेश की सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ। आपको बता दें, राज्यसभा चुनाव में भाजपा को रोकने के लिए देवगौड़ा को समर्थन दे सकती है कांग्रेस। जी आपको बता दें, जनता दल सेक्युलर के सुप्रीमो एचडी देवगौड़ा ने दोबारा संसद भवन में दिखाई देने की उम्मीद है। कांग्रेस उन्हें कर्नाटक से राज्यसभा सीट पर समर्थन देने के लिए तैयार है। पार्टी यह कदम आगामी राज्यसभा चुनाव में भाजपा के खाते में एक अतिरिक्त सीट को जाने से रोकने के लिए किया है। कांग्रेस ने शुक्रवार को अपनी एक सीट के लिए पार्टी के दिग्गज नेता और पूर्व लोकसभा सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम की घोषणा की। कांग्रेस दक्षिणी राज्य से एक उम्मीदवार को आसानी से उच्च सदन भेज सकती है। खड़गे 2019 के लोकसभा चुनाव को हार गए थे। वहीं राज्य में कांग्रेस और जेडीएस गठबंधन ने मिलकर सरकार बनाई थी। हालांकि यह गठबंधन सरकार ज्यादा टिकी नहीं, क्योंकि बड़ी संख्या में कांग्रेस विधायक भाजपा में शामिल हो गए थे। खड़गे के समर्थन में वोट देने के बावजूद कांग्रेस के पास 14 अतिरिक्त विधायक बचेंगे। पार्टी के विश्वस्त सूत्रों का कहना है कि इन वोटों का इस्तेमाल प्रतिद्वंदी भाजपा को रोकने के लिए किया जाएगा। सूत्रों का कहना है कि देवगौड़ा या फिर किसी अन्य स्वीकार्य उम्मीदवार को पार्टी समर्थन दे सकती है। सूत्र का कहना है कि जेडीएस ने अब तक कांग्रेस से समर्थन नहीं किया है, लेकिन दोनों पार्टियां मिलकर एक अन्य गैर भाजपा प्रतिनिधि को राज्यसभा में भेजने में सक्षम है। यदि दोनों पार्टियों के बीच इसे लेकर सहमति बन जाती है तो इससे विपक्ष की गिनती बढ़ जाएगी। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आपको बता दें, राहुल ने फिर लॉकडाउन को बताया फेल, कहा राज्यों को उनके हाल पर छोड़ रहा है केंद्र। जी आपको बता दें, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को कोरोना वायरस संकट के बीच उद्योगपति राजीव बजाज से कई मामले पर बातचीत की। लॉकडाउन होने के बाद देश में रोजगार का संकट पैदा हुआ है। इस मामले पर दोनों के बीच बातचीत हुई। इस दौरान राहुल गांधी ने एक बार फिर लॉकडाउन को फेल
मुश्किल करार दिया है और कहा है कि जब तक ऊपर से नीचे ऑर्डर होते रहेंगे तब तक स्थिति मुश्किल ही बनी रहेगी। राजीव बजाज के साथ बातचीत में राहुल गांधी ने कहा कि जब कोरोना संकट आया तो हमने कांग्रेस पार्टी के अंदर एक गंभीर चर्चा की। राहुल बोले कि हमारी चर्चा ये हुई कि राज्यों को ताकत देनी चाहिए और केंद्र सरकार को पूरा समर्थन देना चाहिए। केंद्र को रेल फ्लाइट पर काम करना चाहिए था, लेकिन सीएम और डीएम को जमीन पर लड़ाई लड़नी चाहिए थी। कांग्रेस नेता ने एक बार फिर दोहराया कि मेरे हिसाब से लॉकडाउन फेल है और अब केस बढ़ रहे हैं। अब केंद्र सरकार पीछे हट रही है और कह रही है कि राज्य संभाल ले। भारत ने 2 महीनों का पॉज बटन दबाया और अब वो कदम उठा रहा है जो पहले दिन लेना था। प्रवासी मजदूरों के मसले पर राहुल गांधी बोले कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि सरकार लोगों के साथ ऐसा क्यों कर रही है। राजनीति को भूलिए, लेकिन इस वक्त लोगों को पैसा देने की जरूरत है। कांग्रेस ने कहा कि लॉकडाउन के बीच उनकी कई बार सरकार में काम करने वाले लोगों से हुई। राहुल बोले कि सरकार के व्यक्ति ने मुझसे कहा है कि इस वक्त चीन के मुकाबले भारत के सामने काफी मौका है। अगर हम मजदूर को पैसा देंगे तो बिगड़ जाएंगे और काम पर नहीं जाएंगे। हम बाद में इन पैसे को दे सकते हैं। इस तरह की बातें मुझे कही गई।